हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 की अकाउंटेंसी और क्लास 12 की अकाउंटेंसी में हमारा फर्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो गया था। सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स, और उसमें भी हमने पढ़ लिया था पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा सा और उसके फीचर्स के बारे में कि उसका एसेंशियल फीचर है क्या। आज हमें पढ़ना है राइट्स ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर्स के राइट क्या होते हैं, अगर वो कोई पार्टनरशिप फॉर्म होता है तो उसमें जो पार्टनर्स हैं उनके राइट्स क्या हैं, और पार्टनरशिप डीड होता क्या है, पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस क्या है, और रिटन एग्रीमेंट के बारे में बात किया था कि तो क्या रिटन एग्रीमेंट होना जरूरी होता है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, राइट्स ऑफ अ पार्टनर। चैप्टर कौन सा है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप ऑफ फंडामेंटल, सेकंड चैप्टर है वॉल्यूम फर्स्ट का, और इसमें हमें आप पढ़ना क्या है अब, राइट्स ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर के राइट्स क्या होते हैं, तो राइट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो राइट होता है, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। जितने भी पार्टनर हैं उनके पास क्या राइट होता है कि जो बिजनेस है उसके मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको खुद मैनेज कर सकते हैं। सारे पार्टनर्स के पास ये राइट होता है, ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टनर के पास सिर्फ राइट होगा, ये राइट सारे पार्टनर्स के पास होता है। सेकंड राइट क्या है, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के जो भी मामले होंगे उन सब के बारे में वो कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा राइट क्या है, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। जितने भी पार्टनर हैं सारे पार्टनर्स को ये राइट होता है कि बिजनेस के पार्टनरशिप फर्म के जो अकाउंट्स की बुक है उसको वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, और उसकी वो कॉपी भी ले सकते हैं, उसको वो चेक करेंगे, उसकी कॉपी भी लेने का राइट उनके पास होता है। चौथा क्या है, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस विद अदर्स इन द एग्रीड रेशियो। सारे पार्टनर्स को ये राइट होता है कि जो भी बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है या जो लॉस हुआ है वो बाकी पार्टनर्स के साथ अपने एग्रीड रेशियो में शेयर करें। नेक्स्ट क्या है, इफ अ पार्टनर हैज एडवांस्ड लोन। एडवांस्ड लोन का मतलब कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को एडवांस दे रखा, फर्म को लोन दे रखा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, बैंक से लोन लेंगे तो बैंक को तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पार्टनर से ही ले लिया, उसके पास पैसा ज्यादा था, उससे हमने इंटरेस्ट ले लिया, तो सीधी सी बात है कि उसे इंटरेस्ट लेने का राइट होगा। जिस रेट पे एग्री हुए होंगे कि कितने रेट पे हम आपको देंगे, आप बैंक से लोगे, हमारा अपना खुद का बिजनेस है, हम भी पार्टनर हैं, बैंक से लोगे आप, तो बैंक आपको 12% 13% पे जो है लोन देगा, आप हमसे लो, हमको कम देना, 8% 10% 6%, जो भी उन्होंने एग्रीड किया हो उस एग्रीड रेट पे उन्हें इंटरेस्ट मिलने का राइट होता है। he has the right to receive interest thereon at an agreed rate of interest। लेकिन हो सकता है कभी कभी रेट डिसाइड ना किया गया हो, तो जब रेट डिसाइड नहीं किया गया होगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इन केस द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड अपॉन, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं एग्रीड है तो क्या होगा, इंटरेस्ट इज paid at the rate provided in the Partnership Act 1932। Partnership Act 1932 में इसके लिए भी प्रोविजन बनाया गया है। ठीक है, जब हम पार्टनरशिप डील की बात करेंगे तो उसमें ये भी बात करेंगे कि क्यों बनाया गया, प्रोविजन इसका है, एक प्रोविजन किया गया कि डिस्प्यूट ना हो, कि अगर रेट डिसाइड नहीं किया तो उस कंडीशन पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये प्रोविजन किया गया कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड नहीं है तो उस केस में 6% पर एनम की रेट से रेट इंटरेस्ट मिलने का राइट पार्टनर को होगा अगर उसने एडवांस दिया है फर्म को। तो नेक्स्ट क्या है, अ पार्टनर हैज द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सब चाहते हैं कि कोई एक नया बंदा है वो हमारा पार्टनर बन जाए, लेकिन एक पार्टनर उसमें एग्री नहीं हो रहा है, तो ये राइट है उसके पास कि वो एडमिशन को अलाउ ना करे, तो एडमिशन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद, जो भी उन्होंने ड्यूरेशन डिसाइड किया हो कि कितने दिन के पहले नोटिस देना है, ठीक है, उसके बाद अ पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। पार्टनर अगर उसने प्रॉपर नोटिस दे रखा है
तो उस पार्टनर के पास राइट है कि वो फर्म से रिटायर हो सकता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, लास्ट क्या है इसका राइट, इफ अ पार्टनर incurs expenses on the business or he pays some money on behalf of the firm, अगर कोई पार्टनर बिजनेस में खर्चा करता है कोई, या बिजनेस के बिहाफ में, फर्म के बिहाफ में कोई पेमेंट कर देता है, खुद पेमेंट कर देता है, तो उस पैसे को उसे दोबारा वापस पाने का राइट होता है। ठीक है, दैट पार्टनर में गेट इंडेमनिफाइड अगेंस्ट दीज पेमेंट फ्रॉम द फर्म, फर्म से वो पैसा उसे वापस मिलने का राइट होता है। तो ये थे इसके राइट्स। तो राइट्स में क्या है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, बिजनेस अफेयर्स में कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है, अकाउंट्स की बुक को वो चेक कर सकते हैं, उसकी कॉपी ले सकते हैं, प्रॉफिट या लॉस को बाकी पार्टनर्स के साथ एग्रीड रेशियो में शेयर करेंगे, और अगर कोई पार्टनर फर्म को एडवांस देता है, लोन देता है, तो उसे एग्रीड रेट पे इंटरेस्ट मिलने का राइट होगा, और अगर एग्रीड रेट नहीं दिया है तो प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग 6% पर एनम उसे इंटरेस्ट मिलने का राइट होगा। नेक्स्ट क्या है, राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, न्यू पार्टनर, किसी भी नए पार्टनर को एडमिशन अलाउ ना करने का भी राइट एक पार्टनर के पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद वो फर्म से रिटायर भी हो सकते हैं। और लास्ट क्या है कि अगर कोई पार्टनर फर्म के बिहाफ में कोई पेमेंट कर देता है तो उस पेमेंट को वो दोबारा फर्म से पाने के लिए उसके पास राइट होता है, उस पैसे को वापस पा सकता है। तो ये राइट्स है। फिर देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड, अब पार्टनरशिप डीड है क्या, तो पार्टनरशिप डीड क्या है, देखिए हमने एक बात की थी जब इसका आपको फीचर बताया था, एसेंशियल फीचर, तो वहां पे हमने बात की थी किसके बारे में, एग्रीमेंट के बारे में। तो एग्रीमेंट कैन बी इन रिटन और ओरल, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, दोनों में से किसी भी तरीके से हो। ठीक है, तो देखिए क्या है, पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन ओरल और रिटन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में कैसे आता है, या तो एग्रीमेंट उनके बीच में, एग्रीमेंट तो जरूरी है, एग्रीमेंट हुआ हो उनके बीच में तभी पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आएगा, लेकिन अब वो एग्रीमेंट या तो ओरल होगा या फिर आपका किस में होगा, रिटन में होगा। ठीक है, तो इट इज बेटर टू हैव रिटन एग्रीमेंट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, मान लो बिजनेस के टाइम पीरियड में कोई भी डिस्प्यूट हो जाए किसी भी बात को लेके, प्रॉफिट को शेयर करने से लेकर के एडमिशन, किसी नए पार्टनर को एडमिट करना है, या कोई लोन एडवांस दे रखा किसी पार्टनर है इंटरेस्ट को लेके, ठीक है, या किसी भी मैटर पे कोई डिस्प्यूट होता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए बेटर होगा कि जो हमारा एग्रीमेंट हो वो किसमें हो, रिटन में हो। दिस रिटन डॉक्यूमेंट नोन एज पार्टनरशिप डीड, और अगर वही एग्रीमेंट हमने रिटन में किया तो वो क्या बोला जाएगा, पार्टनरशिप डीड बोला जाएगा। होता क्या है ये, डिटेल्स दैट टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप, क्या होता है, डिटेल्स होता है किसका, टर्म्स और कंडीशन का पार्टनरशिप डीड में, और ये लीगली वैलिड होता है क्योंकि इसको सारे पार्टनर्स को साइन करते हैं इस एग्रीमेंट पे, इसलिए लीगली बाउंडेड होता है। तो अब देखिए पार्टनरशिप डीड में होता क्या क्या है, सबसे पहले होता है हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स का डिस्क्रिप्शन होता है, मतलब पार्टनर का नाम क्या है, ठीक है, करते क्या है, उनका एड्रेस क्या है वो दिया होगा। फिर दूसरा है डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, फर्म का डिस्क्रिप्शन डिटेल दिया होगा, ठीक है, कि फर्म का नाम क्या है, फर्म का एड्रेस क्या है वो दिया होगा। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, वो प्रिंसिपल प्लेस, मेन प्लेस जहां पे हमें बिजनेस करना है वो दिया होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस हमारा किस नेचर का है, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, सर्विस का कर रहे हैं, ट्रेड का कर रहे हैं, प्रोडक्शन का कर रहे हैं, किसका बिजनेस हम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप किस डेट से स्टार्ट होगी वो भी इसमें दिया होगा कि किस दिन से हम पार्टनरशिप को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कौन पार्टनर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन पैसा कितना लगाएगा बिजनेस में, और वो जो पैसा लगाएंगे कैपिटल जो बोला जाएगा वो फिक्स्ड होगा या फ्लक्चुएटिंग होगा। फिक्स्ड का मतलब
कि एट द एंड ऑफ द ईयर कैपिटल विल बी नॉट अफेक्टेड बाय एनी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, किसी भी ट्रांजैक्शन से कोई भी उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम उतना ही होगा जितना उसने इन्वेस्ट किया था। और फ्लक्चुएटिंग का मतलब कि एट द टाइम ऑफ एंड ऑफ द पीरियड कैपिटल विल बी चेंज ड्यू टू प्रॉफिट और लॉस, दे आर अर्निंग प्रॉफिट लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और अदर थिंग्स, तो कैपिटल उनका फिक्स होगा या फ्लक्चुएटिंग होगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेक्स्ट क्या दिया होगा कि जो कैपिटल उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया उस पे उन्हें कोई इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो किस रेट से उनको मिलेगा। ठीक है, वो दिया होगा। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में सबसे पहले जान लीजिए ड्राइंग्स क्या है। 11th में आपने पढ़ा है, जब प्रोप्राइटर, वहां सोल प्रोप्राइटरशिप था तो प्रोप्राइटर बोला गया, यहाँ पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर बोला जाएगा। जब कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कोई पैसा विड्रॉ करेगा तो उसे ड्राइंग बोलेंगे, और ड्राइंग करने पे कितनी लिमिट तक उसको छूट है कि उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, और उसके बाद कितने पे उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो कितना देना पड़ेगा, रेट उसका क्या होगा, कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, किस रेशियो में वो फर्म के प्रॉफिट या लॉस को शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, एडवांस देता है, तो उस पे किस रेट से उसे इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, एक्टिव पार्टनर है वो फर्म में कंटिन्यूअसली काम कर रहा है तो उसे कोई रेम्यूनरेशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, जैसे सैलरी है, कमीशन है, तो ये उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा, वो यहाँ पे दिया होगा पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट क्या होता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, किस मैनर में हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। मींस रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि जब भी कोई रेशियो चेंज हो, या कोई नया पार्टनर एडमिट हो, या कोई पार्टनर रिटायर हो, तो ये जो एग्रीमेंट है ये बदल जाता है, तो उस टाइम पे गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा, किस तरीके से होगा, क्योंकि कई सारे मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। तो कौन सा यहाँ पे अप्लाई होगा, वैल्यूएशन ऑफ एसेट, सेम चीज, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, कोई नया पार्टनर आए, कोई पार्टनर रिटायर हो, किसी पार्टनर का डेथ हो, तो उस टाइम पे किस मैनर में एसेट्स का हम वैल्यूएशन करेंगे। नेक्स्ट है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या किसी पार्टनर का डेथ हो गया तो उसके अकाउंट का सेटलमेंट कैसे किया जाएगा, इमीडिएट पेमेंट कर देंगे या फिर उसका पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करेंगे या कोई दूसरा तरीका हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, कैलेंडर ईयर होगा या फाइनेंशियल ईयर होगा। कैलेंडर ईयर हमने आपको बताया था क्या होता है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर कैलेंडर ईयर, और फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। वैसे जो अकाउंटिंग पीरियड होगा वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही होगा, क्योंकि जो टैक्स रिटर्न होता है, टैक्स फाइल किया जाता है, रिटर्न फाइल किया जाता है, वो मोस्टली 31 मार्च को ही किया जाता है, ईयर एंड होता है 31 मार्च को, तो 31 मार्च ही लिया जाएगा। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के कौन कौन से राइट्स होंगे और पार्टनर्स की कौन कौन सी ड्यूटीज होंगी, वो इसमें एक्सप्लेन किया गया होगा। ठीक है, फिर है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का ड्यूरेशन क्या होगा, कोई फिक्स्ड पीरियड होगा, किसी फिक्स टाइम पीरियड के लिए 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए होगा। ठीक है, या फिर किसी वेंचर के लिए होगा, किसी प्रोजेक्ट के लिए होगा कि ये काम पूरा होते ही पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे 11 में बिजनेस में आपने पीपीसी पढ़ा होगा, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पढ़ा होगा, उसकी तरह गवर्नमेंट कंपनीज और प्राइवेट कंपनी मिलके पार्टनरशिप कर रही है। मान लो किसी कोई प्रोजेक्ट है, कोई ब्रिज वगैरह बनाना कंप्लीट हुआ, पार्टनरशिप ऑटोमेटिक खत्म। ऐसे ही पार्टनरशिप फर्म ने कोई एक प्रोजेक्ट ले लिया कि ये काम करने के लिए हम जो है पार्टनरशिप में है, और काम खत्म होते ही हमारा पार्टनरशिप ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा और एट विल होगा, उनकी इच्छा अनुसार वो चलता रहेगा लाइफ टाइम, जब तक वो चाहेंगे तब तक वो चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बैंक अकाउंट ऑपरेशन, बैंक अकाउंट कैसे ऑपरेट होगा, क्योंकि पार्टनर है तो सबका अकाउंट होगा, ज्वाइंट अकाउंट रहेगा। ठीक है, ज्वाइंटली वो उसको ऑपरेट करेंगे या कोई एक ऑपरेट करेगा बाकी के बिहाफ पे। नेक्स्ट है डेथ ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर का मतलब कि जब भी किसी पार्टनर का डेथ होगा
ठीक है, तो उस टाइम पे फर्म कंटिन्यू होगा या डिसॉल्व कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। और लास्ट आपका है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। वो अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका सेटलमेंट वो कैसे करेंगे, आपस में ही कर लेंगे या पार्टनरशिप डीड के हिसाब से करेंगे, या जो प्रोविजन दिया गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में उसके हिसाब से वो उसको डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे, उसका सेटलमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये तो था पार्टनरशिप डीड। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। अब जो पार्टनरशिप डीड आपका है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें सारे पार्टनर्स ने साइन किया गया है और सारे पार्टनर इसके लिए एग्री भी हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या करता है, जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जो पार्टनरशिप डीड होता है, ठीक है, ये हमारे बहुत सी डिस्प्यूट्स को अवॉइड करता है, जैसे कोई डिस्प्यूट नहीं होता और उसको सेटल करना भी पॉसिबल हो जाता है अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो इस कंडीशन में ये यूजफुल क्यों होता है, क्योंकि ये गवर्न होता है, इसमें राइट्स ड्यूटीज होती हैं और लायबिलिटीज भी होती हैं पार्टनर्स की, कि उनके राइट्स क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है और उनकी लायबिलिटीज क्या है। ठीक है, और अगर कोई डिस्प्यूट हो भी जाता है, मान लीजिए कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो इस पार्टनरशिप डीड की बेसिस पे वो इसे सॉल्व कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एग्री किए हुए हैं, वो सारे के सारे एग्री हुए, उस पे साइन कर रखा है कि इस टर्म और कंडीशन को हम मानेंगे। तो ये था हमारा पार्टनरशिप डीड और उसका इंपॉर्टेंट। फिर एक क्वेश्चन आता है, पार्टनरशिप डीड में जब इतनी सारी चीजें दी गई हैं तो सारी चीजें जरूरी हैं, होना भी चाहिए। ठीक, तो क्या जरूरी है कि पार्टनरशिप डीड हो, हम जो एग्रीमेंट करें वो रिटन में हो और हमारा पार्टनरशिप डीड बने, क्या ये जरूरी है? एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है। तो क्वेश्चन क्या है, इट इज एसेंशियल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड का होना जरूरी है? तो इसका आंसर क्या है, नो। घबराने की जरूरत नहीं, कोई पार्टनरशिप डीड अगर आप रिटर्न में नहीं रखते हैं तो उसकी कोई भी जरूरत नहीं है आपको। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके लिए आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, वो काम करेगा। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं रखी तो आपके साथ कोई भी डिस्प्यूट नहीं होगा, कोई भी चीटिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपको आपका जो राइट है वो आपको राइट दिलाएगा पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या दिया है आंसर? नो, इट इज नॉट एसेंशियल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड होना कोई जरूरी नहीं, आप रिटर्न में एग्रीमेंट करो कोई जरूरी नहीं है। क्यों? इन केस पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है आपके पास, आपने रिटर्न में एग्रीमेंट नहीं किया है, तो प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी अप्लाइड। तो ऐसे केस में क्या होगा कि हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस अप्लाई होंगे आपको, आपके राइट्स दिलाने के लिए, आपका जो है वो आपको दिलाने के लिए यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस काम करेंगे जब आपने एग्रीमेंट रिटर्न में नहीं किया और पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक, राइट्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप डीड जरूरी है या नहीं है। तो ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। अगले टॉपिक में मिलते हैं प्रोविजंस के साथ, और पार्टनर्स की कुछ लायबिलिटीज हैं और कुछ अदर प्रोविजंस हैं उनके साथ मिलते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो और आएगा, उसमें हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे। थैंक यू।